अध्याय 62। नेट 21। चौथा दिन। यह सब खत्म होने के बाद सभी लोग महल के बाहर खड़े सुनहरे शाही रथ की ओर चल पड़े। सभी ने अपनी अपनी सीट ली और रथ कोलिजियम की ओर उड़ चला। इस बीच कोलिजियम सिटी में प्रशंसकों और दर्शकों की जोरदार जयकारें कोलिजियम के भीतर व्यापक रूप से गूंज उठी। आज अंतिम लड़ाई को देखने के लिए सभी बहुत उत्साहित थे। जब से जूनियर और एडल्ट नोबल एल्फ टूर्नामेंट शुरू हुआ है, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ है और राज्य के सभी कोनों से देखने वाले सभी लोगों को उम्मीद थी कि फाइनल भी उतना ही या उससे भी ज्यादा रोमांचक होगा। उड़ता हुआ सुनहरा रथ अभी कोलिजियम में आना बाकी था, हालांकि कोलिजियम की सीटें पहले ही भर चुकी थी। वास्तव में दिन की पहली लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिसमें एड्रियन पहले से ही विलियम रामसबॉटम के खिलाफ लड़ रहा था। दर्शकों की जय जयकार भी कम नहीं हुई। सभी ने दोनों प्रतियोगियों से जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आग्रह किया। कुछ लोग चाहते थे कि अर्ल का चौथा बेटा कांस्य पदक पुरस्कार जीते, जबकि अन्य चाहते थे कि यह एड्रियन हो। संक्षेप में, हर कोई उनमें से किसी एक के कांस्य पुरस्कार जीतने से खुश होगा। कुछ मिनट बाद सुनहरा रथ आया और सभी लोग उसमें से उतर गए, जिसमें मिया ने जल्दी से एक सीट लेने का बीड़ा उठाया जहां वह अपने प्रिय स्वामी को देख सकेगी। एवलिन, एलेना, एरियल और करेन सीधे शाही परिवार के लिए बने खंड में चले गए और वे सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, मिया की तरह आज की अंतिम लड़ाई देखने के लिए उत्सुक थे। हालांकि वर्तमान में एड्रियन और विलियम रामसबॉटम ही अखाड़े में लड़ रहे थे। लड़ाई शुरू हुए 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी थका हुआ नहीं दिख रहा था, बल्कि उनकी आंखें आखिरी लड़ाई जीतने के दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। पिछली सभी लड़ाइयों के विपरीत प्रतियोगिता अब अपने अंतिम चरण में थी, इसलिए नियम थोड़े बदल गए थे। पिछले सभी नियम वही रहे, लेकिन कुछ मामूली बदलावों में यह तथ्य शामिल था कि अब प्रत्येक लड़ाई 5 मिनट तक नहीं चलेगी, यह 10 मिनट तक चलेगी। इसलिए एड्रियन और विलियम रामसबॉटम अभी भी लड़ रहे थे, भले ही उनकी लड़ाई अब 5 मिनट से ज्यादा हो गई थी। साथ ही प्रतियोगियों को पहले के विपरीत मदद के लिए अपने स्पिरिट गार्डियन को बुलाने की अनुमति थी, और यही कारण था कि पूरे क्षेत्र में कई गड्ढे थे। टूर्नामेंट के आखिरी दौर में शामिल किए गए इन 2 बदलावों के अलावा टूर्नामेंट में एक और चीज भी जोड़ी गई थी, और वह यह कि जब तक कोई प्रतियोगी अपने विरोधी को हराने में सक्षम होता है, तब तक वह प्रतियोगी निश्चित रूप से लड़ाई जीत जाएगा, भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी का स्पिरिट गार्डियन अभी तक नॉकआउट न हुआ हो। संक्षेप में, इसका मतलब यह था कि प्रत्येक प्रतियोगी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दें और आज की लड़ाई में खुद के लिए जीत सुनिश्चित करें। इस बीच तलवारों के आपस में टकराने की आवाजें अखाड़े में जोर-जोर से गूंजती रहीं। बेशक दर्शकों की जोरदार जयकार भी सुनी जा सकती थी, लेकिन पूरे कोलिजियम में टकराव की आवाज सुनाई देने का कारण प्रतियोगियों के आत्मा रक्षकों के बीच हो रही भीषण लड़ाई थी, जबकि उनके स्वामी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। एड्रियन के आत्मा रक्षक स्कॉट अब अपने मानव रूप में नहीं थे, जिसे ओरियन तब से देखता आया था जब वह पहली बार एड्रियन और स्कॉट दोनों से मिला था। स्कॉट अब अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ते हुए एक ट्रेंट में बदल गया था। ट्रेंट एक मानव जैसा पेड़ राक्षस था जो हाथापाई और पौधों के जादू दोनों में माहिर था, जिससे वह एड्रियन के लिए एक उपयुक्त आत्मा रक्षक बन गया। स्कॉट के हाथ, जो पेड़ की शाखाओं की तरह दिखते थे, 2 विशाल पेड़ जैसी तलवारों में बदल गए। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया, जो कि एक मानव जैसा पेड़ राक्षस था, लेकिन स्कॉट के विपरीत वह एक ट्रंट नहीं था। इसके बजाय वह एक एंट था।
उन चारों के बीच लड़ाई जारी रही, जिससे अखाड़े में धूल का एक बड़ा बादल उठ गया। जिस क्षण लड़ाई समाप्त हुई, एड्रियन और विलियम दोनों पहले से ही थक चुके थे और वे दोनों फर्श पर गिर पड़े, अपने अंगों को हिलाने में असमर्थ थे। उनके कपड़ों पर कई कट और कट के निशान थे, लेकिन उनके कपड़ों या उनके शरीर पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। प्रशिक्षण डमी ने लड़ाई के दौरान उन्हें हुए सभी नुकसान को अवशोषित कर लिया था। हालांकि अब जजों के लिए यह तय करने का समय था कि उन दोनों के बीच लड़ाई किसने जीती। स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था कि लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई, लेकिन ऐसी स्थितियों में यह जानने का सबसे अच्छा तरीका था कि किसने लड़ाई जीती। जजों के लिए प्रशिक्षण डमी की जांच करना था कि उनमें से किसने सबसे अधिक नुकसान उठाया था, और बड़ों ने ठीक यही किया। भीड़ चुप रही क्योंकि वे सोच रहे थे और अनुमान लगा रहे थे कि बुजुर्ग क्या फैसला सुनाएंगे। दोनों प्रशिक्षण डमी के सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद एड्रियन को उन दोनों के बीच विजेता घोषित किया गया और भीड़ जश्न में झूम उठी। एड्रियन की जूनियर नोबल एल्फ टूर्नामेंट के कांस्य विजेता बनने की अब तक की यात्रा से आश्चर्यचकित थी। एमेंट। जबकि भीड़ ने जयकारे लगाए और टूर्नामेंट के अधिकारियों ने उसके प्रयासों की सराहना की, एड्रियन में बाकी सभी के साथ जश्न मनाने की ताकत भी नहीं थी। वह मुश्किल से एक उंगली भी उठा पा रहा था, और यही हाल विलियम रामसबॉटम का भी था। यह देखते हुए बुजुर्गों और अन्य टूर्नामेंट अधिकारियों ने तुरंत चिकित्सकों को उन्हें उठाने और रिकवरी रूम में उनका इलाज करने का आदेश दिया। जब चिकित्सक दोनों प्रतियोगियों को ले गए, तो अखाड़े के भीतर मौजूद जादूगरों ने अखाड़े की मरम्मत के लिए कुछ मंत्र डाले, जिसमें फर्श पर कई गड्ढे थे। मरम्मत लगभग 10 मिनट तक जारी रही और जब वे काम पूरा कर चुके, तो गणेश ने शेष 2 प्रतियोगियों को बाहर निकलने की घोषणा की। कुछ ही मिनटों में ओरियन और लूना दोनों कोलिजियम की सुरंगों से बाहर निकल गए और वे दोनों अखाड़े के केंद्र में पहुंच गए। @@नोवेलबिन @@। एक बार जब वे एक दूसरे का अभिवादन कर चुके, तो ओरियन और लूना ने अपने बीच थोड़ी दूरी बना ली और दोनों ने अपनी अपनी स्थिति बना ली, ताकि गणेश अपनी लड़ाई की शुरुआत की घोषणा कर सकें। क्या तुम तैयार हो? गणेश ने उन दोनों से आखिरी बार पूछा और दोनों ने सिर हिलाकर जवाब दिया। यह देखकर उसने घोषणा की, लड़ाई।